हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री को। तो वी आर हैविंग हारिस विद अस। सो थैंक यू सामा। यस, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन उससे पहले पहले थोड़ा सा हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अलावा स्पेस प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो उसामा, स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री के बारे में आपको क्या आइडिया है? कुछ आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जी हारिस, मुझे कुछ एक्सटेंसिवली आइडिया तो नहीं है, लेकिन आई थिंक रशियंस वर द फर्स्ट जिन्होंने इस स्पेस रेस को स्टार्ट किया। बिल्कुल, सो एग्जैक्टली यू आर राइट। रशियंस, मोर स्पेसिफिकली उस वक्त सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर के नाम से। उन्होंने उस वक्त आईसीबीएम टेक्नोलॉजी स्टार्ट की। आईसीबीएम से मुराद है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक किसी भी पे लोड को सेंड करने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए यूज होते थे। यूजली उस वक्त मिसाइल्स जो हैं वो एटॉमिक बॉम्ब्स के लिए एक्सप्लोर किए जा सकते थे कि लेट से सोवियत यूनियन सक्सेसफुली अमेरिका तक अपने एटॉमिक बॉम्ब्स डिप्लॉय कर सके ताकि अमेरिका को कॉन्स्ट्रेन कर सके, और इसी तरह अमेरिका कोशिश कर था कि सोवियत यूनियन को साइड पे रखने के लिए अपने आईसीबीएम्स को डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ फिर हमें देखने को ये मिलता है कि उस ज़माने में रशियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर सर्जे कोरोलेव जो है, उन्होंने इन्हीं आईसीबीएम्स को यूज़ किया, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने उसके जगह एक सैटेलाइट लगाई जिसका नाम था स्पुतनिक, और उस सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया R7 रॉकेट के ऊपर, और सक्सेसफुली 1957 में ये सैटेलाइट लॉन्च हुई। और इंटरेस्टिंगली सैटेलाइट से एक रेडियो सिग्नल एमिट होता था थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो जब भी वो अमेरिका के ऊपर से गुजरता था तो हर बंदा, एक आम मेरी और आपकी तरह का हॉबिस्ट भी इसको लिसन कर सकता था, इस चीज़ को सुन सकता था रेडियो के ऊपर। बिल्कुल एक बीप की आवाज़ आती थी, एमिट होती भी। तो आपको इवन उसकी वीडियोस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो इससे काफ़ी तहलका मचा अमेरिका में, खबरों में आना शुरू हुआ कि रशियंस इतने आगे निकल गए हैं, उन्होंने अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर ली है जो अमेरिका के ऊपर से गुजरती है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी था, लोगों में डर भी आ गया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि 1958 में जो है अमेरिकन गवर्नमेंट नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स तश्कील देती है, जिसको बाद में नाम चेंज करके नासा रख दिया गया। और इन्होंने कोशिश तो शुरू की कि इनको कैचअप किया जाए, लेकिन अगेन 1961 में यूरी गगैरिन 12 अप्रैल को सक्सेसफुली पहले एस्ट्रोनॉट बने, और वो भी जैसे आपको पता है कि सोवियट्स की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पहला इंसान जो स्पेस में गया वो एक सोवियत सिटीजन था। इसी के साथ साथ नासा, हालांकि उन्होंने स्टार्ट थोड़ा सा लेट किया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक कैचअप कर लिया, क्योंकि अगर आप देखो इसके 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने अपना भी सिटीजन जो है अमेरिकन सिटीजन, वो भी उन्होंने स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया सिर्फ 3 हफ्ते बाद। तो उनका नाम था एलन शेपर्ड। और उसके बाद आपको एक ना ऑफिशियल स्पेस रेस का आगाज होता हुआ नजर आता है, और वो दौर था उस वक्त कैनेडी का। कैनेडी ने भी काफ़ी स्पीचेस दी इसके बारे में, लोगों का ओपिनियन चेंज किया, आवाम को इंक्लूड करवाया कि वो भी स्पेस की तरफ आए, और उनकी डिमांड क्रिएट की, और मोर इम्पॉर्टेंटली हुकूमत का बजट भी लगाया इस चीज़ की तरफ। और नासा को काफ़ी मेजर पोर्शन ऑफ बजट उस एरा में हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल डेवलपमेंट से रिलेटेड। But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. फिर उसके बाद जैसे हमें पता है कि अपोलो मिशन स्टार्ट हुए, और अपोलो मिशंस की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो विद इन इटसेल्फ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है अपोलो मिशंस पे ऊपर अपनी एक और वीडियो रिलीज करें तो काइंडली लेट अस नो इन दैट कमेंट सेक्शन बिलो। या एग्जैक्टली। सो इसी तरह अगर हम सिर्फ अपोलो मिशंस की बात ही करें तो इट इटसेल्फ वाज अ मेजर माइलस्टोन नॉट ओनली इन स्पेस हिस्ट्री, एक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक आपको माइलस्टोन नजर आता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस अभी तक मॉडर्न फॉर्म में तकरीबन 3 लाख साल से यहाँ पे रह रहे हैं अर्थ के अंदर, अगर आप देखो। और उन 3 लाख साल में कितने इंसानों ने देखा होगा चांद की तरफ, लेकिन उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा क्या चीज़ है और क्या है।
और ये इसी जनरेशन में पॉसिबल हुआ है, इन्हीं 100 साल के अंदर कि 100 साल भी नहीं अभी हुए मेरे, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली दफ़ा मून लैंडिंग की थी। तो इन्हीं हमारी जनरेशन्स में ही हमने पहली दफ़ा मून के ऊपर कदम भी रखा, जिसके ऊपर हर इंसान ने कभी देखा होगा। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन ह्यूमन हिस्ट्री एज वेल। तो हारिस, अपोलो मिशंस के बाद जो है हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, उसकी क्या वजह थी? बिल्कुल, अपोलो मिशंस के बाद दरअसल इंटरेस्ट काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि एक दो दफ़ा जब उन्होंने लैंड कर लिया सक्सेसफुली ह्यूमंस को, तो अमेरिकन पब्लिक में एक इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया। और सोवियत ने भी अपनी जो फंडिंग थी स्पेस प्रोग्राम के ऊपर वो उन्होंने कम कर दी, क्योंकि उनका भी पॉलिटिकल एक मिशन था। ये साइंटिफिक कम था, लेकिन पॉलिटिकल एक इनका इंडेवर ज़्यादा था। तो इस सिचुएशन की बायस फिर दोनों ममालिक ने अपनी फंडिंग कम कर दी। हमें फिर उसके बाद नासा में छोटे मोटे मिशन ही देखने को मिले, जिसमें सैटेलाइट्स मार्स की तरफ चले गई, या बाकी वीनस की तरफ कोई भेजती, या वॉयेजर एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलते हैं जो जुपिटर और नेपच्यून बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ डिप्लॉय किए। लेकिन उस लेवल का आपको वो कोई मिशन नज़र नहीं आता जिस लेवल का अपोलो मिशन था, कि एक इंसान को चांद के ऊपर लैंड करवाना और उससे सक्सेसफुली वापस लेके भी आना। और क्वाइट रिसेंटली अभी आर्टेमिस के नाम से भी एक नासा मिशन लॉन्च करे, जिसमें वो चाह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे मून पे, और इस बारी वहाँ पे रहने के लिए। जी, उन्होंने स्पेस एक्स के साथ साथ कोई कोलैबोरेशन की है। बिल्कुल, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, इस तरह की मेजर प्राइवेट कंपनीज भी हैं पहली दफ़ा जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। पहले तो हमेशा गवर्नमेंट्स जो है इसे लीड करती थी, लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग एरा स्पेस एज के लिए, जिसमें अब प्राइवेट इंडस्ट्री भी जो है वो शाना बशाना है आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी। अब हम आते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री के बारे में। तो 1963 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, और ये नेहरू का दौर था। उस वक्त काफ़ी एक मोमेंटम क्रिएट किया गया कि इंडिया को भी एक सुपर पावर की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया जो है हमेशा से एक सुपर पावर ही रहा है, इंक्लूडिंग चाइना एंड ऐसे कुछ हमें एशिया में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हमेशा हिस्ट्री में देखने को मिली हैं। और बिफोर इवन ब्रिटिश एम्पायर इंडिया की तकरीबन 25% पूरी ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी, और बहुत बड़ी एक मेजर सुपर पावर थी इंडिया। अब इसके लिए इन्हें ज़रूरत थी एक साइंटिस्ट की, एक लीडर की, जो इस स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखे। उसके लिए उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई की खिदमात ली, और विक्रम साराभाई विद इन इटसेल्फ एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर भी काफ़ी बायोग्राफीज लिखी जा चुकी हैं। और विक्रम साराभाई ने जो पहली लॉन्च साइट सेलेक्ट की, वो एक विलेज था केरला की स्टेट के अंदर जिसका नाम था थुम्बा। उसकी सेलेक्ट करने की वजह ये थी क्योंकि वो एक समंदर की साहिल के बहुत करीब था। समुंदर के साहिल के करीब होने, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, सो समंदर के साहिल होने की वजह यह है कि लेट्स से जब आप रॉकेट कोई लॉन्च करते हो, कोई मिसहैप होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप रॉकेट को सक्सेसफुली जो है समंदर के ऊपर तबाह कर सकते हो, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए आपको इवन अमेरिका में भी जो बड़े बड़े स्पेस सेंटर्स नजर आएंगे, जैसे केप कैनावरल फ्लोरिडा के अंदर है, वो सब आपको समंदर की साहिलों पे ही नजर आएंगे। तो काफ़ी सेफ एक एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए। सो बिल्कुल, जब थुम्बा के लोगों को बताया गया कि इंडिया के ये स्पेस ड्रीम्स हैं और ये ख्वाब हैं, तो वो भी ऑन बोर्ड थे इस मिशन के लिए। और थुम्बा बड़ा छोटा सा एक गांव था, मछेरों का गांव था, वहाँ पे कोई ख़ास इकोनॉमी या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वहाँ पे इवन इक्विपमेंट रखने की जगह नहीं थी। तो उन्होंने जो झापड़ होते हैं जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, एनिमल शेड्स जो हैं, वहाँ पे उन्होंने आर्जी तौर पे अपनी लैब कायम की पहली, और उधर कोई कैंटीन थी नहीं, तो साइंटिस्ट को अमूमन खाने के लिए वहाँ से काफ़ी दूर रेलवे स्टेशन की कैंटीन तक जाना होता था, और फिर अपना लंच करके वापस आते अपने काम के लिए। सो हम्बल स्टार्ट। बिल्कुल, तो इन्हीं मुश्किलात के साथ साथ उन्होंने अपना पहला रॉकेट 1963 में सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया। फिर 1975 में इसरो ने एक और मेजर माइलस्टोन अचीव किया। उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट सोवियत यूनियन की मदद से स्पेस में लॉन्च की, और उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, अगर आपने नाम सुना होगा शायद, अगर आप एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स के शागिर्द रहे हैं। आर्यभट्ट एक बड़े मशहूर 479 AD के एक इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, और उनकी काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। उनमें से चंद तो ये थी कि उस ज़माने में उन्होंने ये बताया था कि जो ज़मीन है वो गोल है और वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। और वो उन्होंने किसी कागज़ पे नहीं लिखा, क्योंकि उस वक्त कागज़ थे नहीं, तो एक पत्ते के ऊपर उनकी जो तहरीर हुई हुई हमें ये डिस्कवरीज हैं वो हमें नज़र आती हैं। और इसी तरह उन्होंने बाद में इसका साइज़ भी कैलकुलेट करने की कोशिश की। बट कमिंग बैक टू द सैटेलाइट,
तो जब ये सैटेलाइट लॉन्च की तो अब जो डाटा आपने रिसीव करना होता है सैटेलाइट से कि वो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे पहुंचा है, तो उस वक्त भी इसरो के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था प्रॉपर, स्टेशन नहीं था। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेंगलोर में एक टॉयलेट को आर्जी तौर पे चेंज करके उसको डाटा रिसीविंग सेंटर बनाया, और इसके साथ साथ जो है इसरो जो है ना एक हाउस होल्ड नेम बन गया, हर बंदे के लबों पे इसरो का नाम आ गया जब पहली दफा इंडिया ने अपनी सैटेलाइट, अपने घर में बनाई हुई सैटेलाइट को सक्सेसफुली स्पेस तक लॉन्च किया। फिर इसके साथ साथ 1981 में इसरो ने एक और मेजर माइलस्टोन अचीव किया। उन्होंने अपनी पहली फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की, जिसका नाम था एप्पल। और इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्होंने जब इसका एंटीना टेस्ट करना था तो उन्हें चाहिए थे एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर कोई मेटल ना हो, ताकि वो सक्सेसफुली एंटीना टेस्ट उसके ऊपर कर ले। लेकिन मसला यह था कि ऐसी कौन सी गाड़ी होगी जिसमें मेटल ना हो, आपकी तो इवन बाइसिकल में भी मेटल होता है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी मेरे जहन में कोई ऐसी गाड़ी नहीं आ रही कि जिसके अंदर मेटल बिल्कुल ना यूज हो। हर चीज में जो है ना वो एटलीस्ट कील और सब कुछ के लिए बिल्कुल तो मेटल यूज होता है। इन्होंने फिर उसका जुगाड़ ये निकाला कि उन्होंने एक बैलगाड़ी ली और उसके ऊपर अपनी सैटेलाइट रखी और उसके ऊपर सक्सेसफुली अपना एंटीना टेस्ट किया, और उसमें से जो इम्पीडेंस मैचिंग के जो इश्यूज आ रहे थे उनको रिजॉल्व करके फिर आगे इसे ट्रांसपोर्ट किया फ्रांस, और फ्रांस से वो फिर सक्सेसफुली लॉन्च हुई। तो इसी तरह की आपको एग्जांपल्स काफ़ी हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे इसरो की, कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरे पैशन और पूरे जज्बे से काम किया, जो भी मसला आया उसको अपने गिवन रिसोर्सेज के अंदर रिजॉल्व किया। इन 1984 राकेश शर्मा जो इंडियन एयरफोर्स पायलट थे वो सोयूज T11 की बदौलत पहले स्पेस में जाने वाले इंडियन बने, और उन्होंने वहां से एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ये इंडिया के लिए एक इंतहाई अहम लम्हा था, और यहाँ तक इंडिया की जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं होती। 2014 में उन्होंने सक्सेसफुली मंगलयान के नाम से अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया, और इसकी बदौलत वो उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए जो मार्स तक पहुँचने में अभी तक कामयाब रही हैं। और इसके साथ साथ एक और भी बात है, मंगलयान आज तक का सबसे सस्ता मार्स मिशन रहा है। अगर आप इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं तकरीबन $74 मिलियन के करीब बनती है, और ये हॉलीवुड्स की मूवी से भी सस्ता है। इवन हमारे यहाँ जो BRT पेशावर है या जो मेट्रोस बनती हैं ये बिल्कुल ज्यादा एक्सपेंसिव आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इससे ज्यादा महंगे होते हैं। और अगर आप अंदाजा लगा लो, ग्रेविटी जो मूवी बनी थी वो तकरीबन $100 मिलियन की थी, इसी तरह मार्शियन थी वो भी $108 मिलियन की। तो रिलेटिवली उनके काफी एक सस्ता एक रियल जो है मार्शियन प्रोजेक्ट है, स्पेस प्रोजेक्ट, वो आप लॉन्च कर सकते हो, और इसके ऊपर काफी फजीराई भी मिली इसरो को। फिर इसके साथ साथ बात अगर की जाए आज की, तो आज इंडिया उन दिनों से काफी आगे आ चुका है जब वो अपनी सैटेलाइट्स को ना बैरून ममालिक से लॉन्च करवाता था। आज बैरून ममालिक जो है इंडिया आके अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाते हैं। अगर इसके स्टेटिस्टिक्स में आपसे शेयर करूं तो तकरीबन 432 सैटेलाइट्स इंडिया सक्सेसफुली 34 डिफरेंट कंट्रीज के लिए लॉन्च कर चुका है, और इन कंट्रीज में बड़ी बड़ी आपको सुपर पावर्स भी नजर आती हैं, जैसे USA, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के ममालिक की भी सैटेलाइट जो है वो इंडिया आज लॉन्च कर चुका है। उसके साथ साथ 112 स्पेस मिशंस, 82 लॉन्च मिशंस, 2 री एंट्री मिशंस और 12 स्टूडेंट सैटेलाइट्स भी सक्सेसफुली जो इसरो है अभी तक लॉन्च कर चुका है। और जहां तक बात थी थुम्बा की, थुम्बा का जो गांव था जहां से सबको इसकी बुनियाद रखी गई स्पेस प्रोग्राम की, वहां पे आज इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मौजूद है, और उसके साथ साथ 45 डिफरेंट स्पेस सेंटर ओवरऑल पूरे इंडिया में मौजूद है इसरो के। तो एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील होती हुई हमें नजर आई। इसके साथ साथ 2019 में इंडिया इस उम्मीद में पूरी रात जागता रहा कि चांद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुली मून की सरफेस के ऊपर लैंड कर जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इसमें हमें इसरो के चीफ की आंखों में आंसू भी देखने को मिले, और काफ़ी मुश्किल मोमेंट था पूरे इसरो के लिए, उनकी काफ़ी उम्मीदें थी। तो इस पर पाकिस्तान में भी इसकी फेलियर पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। इवन आपको जो है हमारे IT मिनिस्टर और ISPR की तरफ से जो है ट्वीट्स देखने को मिले कि इन्होंने पैसा ज़ाया कर दिया, और बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात थी ये। बिल्कुल एक टिपिकल मतलब ट्रोलिंग, ट्विटर ट्रोलिंग की हमें देखने को मिला। लेकिन अगेन उस वक्त भी यही डिस्कशन हो रही थी, इट्स अचीवमेंट नॉनदलेस। अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, इवेंचुअली रहेगा, और हमने देखा भी चांद्रयान 3 जो सक्सेसफुली मून के ऊपर लैंड हुआ। और इससे हमें सबक भी सीखना चाहिए कि अगर आप
अपना फोकस ट्विटर ट्रोलिंग से हटा के किसी प्रैक्टिकल चीज़ों में लगाओ तो शायद उससे रिजल्ट्स भी आए. सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इसरो के इवन काफ़ी साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने इसरो के इब्तदाई मरहले में काफ़ी अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और आज इसरो अगर यहाँ पे है तो इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से है जिन्होंने स्ट्रगल किया उस वक्त में. उनको इवेंचुअली फिर काफ़ी फजीराई भी मिली और उनको इवेंचुअली सदर का ओहदा भी सौंपा गया. थैंक यू हारिस फॉर सच एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन. माई प्लेजर, थैंक यू एज वेल. और गाइस, अगर आपको अगली वीडियो के लिए कोई आइडिया हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक, सब्सक्राइब, और आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में. अंटिल देन, स्टे क्यूरियस.